आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ दोस्तों, उस कहानी का नाम है विनाशदूत। ये कांगा सीरीज की कहानी है। कांगा के बारे में विस्तार से जानने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और देखें कांगा की प्रथम कहानी कांगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। खिलौने से खेलना किसे अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन समस्या तब गंभीर हो, खतरनाक हो जाती है जब खिलौने आपसे खेलने लगें, और वह भी मौत का खेल। विजयनगर का समुद्र आज थोड़ा अशांत था। तेज हवाएं समुद्र की लहरों से उछलकर तट पर फेंक रही थीं और रात के समय में तट वीरान पड़ा नजर आ रहा था, मगर आज आधी रात को इसकी वीरानी भंग हो रही थी। रात की स्याही खून से रंगने वाली थी। दो काम एक साथ हुए। चाकू लगते ही उस व्यक्ति के हाथ में थमी वह कारीगरी बोतल उस हाथ से छूट गई और समुद्र में समा गई। छपाक। दूसरे पल व्यक्ति चीख मारकर फुटपाथ पर लुढ़क गया, जिसे उस गुंडे टाइप व्यक्ति ने फौरन ही आकर दबोच लिया। देवा, चाकूबाज के हाथों से बचकर निकल गया तू, मगर उसके चाकुओं से नहीं बच सका। तेरे हाथों से छूटकर समुद्र में जा गिरी वो बोतल निकालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर उससे पहले मैं एक काम और करूंगा, तेरी जान निकालने का। मगर कुछ चमकीली आंखों के सामने आने के बाद ऐसा दुस्साहस संभव नहीं होगा। कांव, ये आंखें किसी भी वक्त घटने वाले किसी भी अपराध पर निगाहें रखने के लिए हर समय चुस्त और चौकस रहती हैं। कांगा की आंखें थी वो। देवा चाकूबाज के सामने मान आश्चर्य के रूप में खड़ी थी। कांगा, कांव कांव, कोए की तरह कांव कांव करती उड़ाकू लड़की। मगर मैं इससे पिट क्यों रहा हूँ? मेरे जिस्म में अब तो जो शक्ति है उसके आगे तो खुद यमराज भी नहीं ठहर सकते। कांगा के पंखों की मदद से चाकुओं को बचाव किया, मगर वह देवा के उन प्रहारों से न बच सकी। दो चाकू लेकर देवा कांगा पर टूट पड़ा। पहले तेरा ही काम तमाम कर दूं। मगर कांगा ने थाम ली उसकी कलाइयाँ और दोनों चाकुओं को बल लगाकर देवा के ही पेट में मेहमान बनने पर मजबूर कर दिया। खच! दर्द से बिलबिला उठा देवा। कांगा के गले से निकली वह विचित्र कर्कश छावनी अगले ही पल उसके तीक्ष्ण नाखून देवा की गर्दन को चीरते चले गए। गले की कई नसें कट जाने के कारण खूब उसकी छाती तक रिसाया। इन घावों से असहनीय पीड़ा हो रही है मुझे, मगर मुझे पीड़ा तो होनी ही नहीं चाहिए थी। कांव, मेरे तीक्ष्ण नाखून द्वारा उसके गले पर हुए प्रहार के बाद तो इसे फौरन खत्म हो जाना चाहिए था। ये अभी तक जीवित कैसे है? कांव, मगर अब मैं इसे इसके ही शस्त्रों से खत्म कर दूंगी। दोनों चाकू सीधे जाकर उसकी छाती में मुठ तक पेवस्त हो गए। मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। अब मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस भयानक क्रोगल के रहते मेरा यहाँ से भाग पाना मुश्किल है, बल्कि असंभव होगा। इसलिए होर्डिंग से बंधा ये तार इसे जरूर मेरा पीछा करने से रोक लेगा। कांव कांव। तब वह ना रुका देवा। चाकूबाज ऐसे भागता चला गया मानो चाकुओं ने उसके शरीर पर एक खरोंच तक भी ना डाली हो। कांव कांव, जब तक मैं इस कैद से आज़ाद हो पाऊंगी, देवा मेरे हाथों से निकल जाएगा। तार की कैद से खुद को छुड़ाकर कांगा अभी कराते हुए उस व्यक्ति की ओर बढ़ी। कमाल तो इस बात का है, देवा पर चाकुओं के इतने खतरनाक प्रहारों से वो गले में धंसा दिए गए मेरे नाखूनों के तीक्ष्ण प्रहारों को कोई असर नहीं हुआ, जबकि उन वारों के बाद उसे लाश में बदल जाना चाहिए था। कांगा ने उसके पीठ पर धंसे चाकुओं को खींचकर बाहर निकाला। आह! कांव कांव, कौन हो तुम? मैं तुम्हें अपनी भाषा नहीं समझा पाऊंगी। मगर वह खुद ही उस जरूरत से स्वर में चीख पड़ा
उसे रोक लो, उसे जाने मत दो, वरना वो शहर में खलबली मचा देगा। कांगा उसके और देवा के बारे में जानने के लिए बेचैन होती चली जा रही थी। दूसरी तरफ उस आज्ञा द्वीप पर उस मानव की तलाश बहुत जरूरी है चीला। वह मानव उस चीज का महत्व समझ गया है और उस चीज को उसके लिए प्रयोग कितना खतरनाक हो सकता है यह बात तुम ही जानते हो। जी हाँ महाराज, उस एक आदमी के कारण पूरे बाजद्वीप की आज़ादी व जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। चीला और उसकी तंत्र शक्तियों के रहते आप चिंतित न हो बाजराज। अब सुनिए, मैंने उस दिशा का पता लगा लिया है जहाँ से अपनी वहाँ से भागकर गया है, मगर वह क्षेत्र मीलों लंबा चौड़ा है। वह आदमी उस क्षेत्र में कहाँ मिलेगा इसका पता लगाने के लिए मुझे अभी और समय लग सकता है, मगर तब तक बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी होगी और मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता चीला। लगता है मुझे अपने खोजी दल के साथ उस दिशा में जाकर उसकी खोज करनी होगी। अगर ऐसी बात है तो एक काम हम और भी कर सकते हैं वनराज। वह क्या? मैं अपना तंत्रयान लेकर उस दिशा में निकलता हूँ जो जरूर उस दिशा में पड़ने वाले किसी नगर में गया होगा। मैं अपने तंत्रयान की खोजी किरणों के प्रहार से संपूर्ण शहर में कदम कदम पर ऐसे जासूसों की टोलियाँ खड़ी कर दूंगा जो उस आदमी को कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे। मगर ये होगा कैसे, ये सब देखने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बाजद्वीप की जिम्मेदारी कुछ ही सशस्त्र हाथों में सौंप दी गई। उधर समुद्र तट पर किसी के कदमों का पट्टा छिप होने वाला था। मैं बचूंगा नहीं। तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें किसी अस्पताल में पहुँचा देती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम क्रोगल हो। अखबार में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ। दोबा उड़ने के तैयार हुई कांगा को इस बार वहाँ से उड़ने ना दिया उसने। ठहरो, मुझे मालूम है मैं नहीं बचूंगा, और अगर तुम मुझे अस्पताल ले जा रही तो मैं सब बातें तुम्हें वहीं नहीं बता पाऊंगा जो कि तुम्हें बताना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि शायद उससे पहले ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। वहीं ठहर गई कांगा। मेरी प्रार्थना जिस प्रकार तुम रुक गई हो उससे मुझे लग रहा है कि मेरी भाषा तुम समझ रही हो। काऊ क्या कहना चाहते हैं ये? सुनो क्रोगल, मेरा नाम ग्रीस है। मैं एक खोजी जहाज का कैप्टन हूँ जिसका काम समुद्री जीव जंतुओं, वनस्पतियों इत्यादि पर खोज करना है। उस दिन भी मैं खोजी दल के साथ समुद्र की तरफ रवाना हुआ। मौसम विभाग ने मौसम की चेतावनी हमें मिल चुकी थी, मगर मौसम के खराब होने से पहले ही हमें लौट आना था। काम शुरू करो। 2 गोताखोर समुद्र में उतर गए। उससे मेरा रेडियो संपर्क लगातार बना हुआ था। कैप्टन ग्रीस, हमें एक पावर बैटरी और ऑक्सीजन के एक और सिलेंडर की तुरंत ज़रूरत है, लेकिन ये दोनों चीज़ें भेजने में समय लगेगा। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार हमें जब लौट जाना चाहिए, क्योंकि मौसम खराब होना शुरू हो गया है और हमें अभी भी दूर तट से 60 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। हमें समुद्र तल में कुछ लाशें दिखाई पड़ रही हैं। इन लाशों तक पहुंचना ज़रूरी है। मुझे पावर बैटरी और ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे भेजने पड़े। रेडियो संपर्क के जरिए मैं लगातार गोताखोर दलों से कांटेक्ट रखे हुए था। समुद्र के नीचे की पूरी जानकारी मुझे मिल रही थी। हम उन लाशों की ओर बढ़ रहे हैं। लाशों के बारे में सुनकर मेरी उत्सुकता भी बढ़ती चली जा रही थी। अजीबोगरीब पंख वाले मानवों की 3 लाशें यहाँ मौजूद हैं, जिनके शवों को काफ़ी मिलती जुलती हैं, जिनकी शक्लें बाजों से मिलती जुलती हैं। बाज मानवों की लाशों को बड़े बड़े पत्थरों और तारों से बांधकर फेंका गया होगा। ये लाशें आई कहाँ से होंगी? इन लाशों को लेकर हमें बाहर जाना होगा। शायद हमें बाज मानवों से संबंधित कोई क्लू मिलने वाले हैं। शायद हम सब क्रांतिकारी खोज पूरी कर लेने वाले हैं, मगर लाशों को ऊपर लाने की कोशिश सपना बन गई। तेज तूफान में घिर गया लश्कर। मेरे बाकी साथियों का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम।
मगर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक ऐसे लोगों के बीच पाया जो भय और रोमांच से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैं कहाँ हूँ? कौन हो तुम सब लोग? डरो नहीं, तुम इस वक्त बाज द्वीप पर हो। मैं इस द्वीप का बाजराज हूँ। तुम शायद समुद्री तूफान में फंस गए थे। हमारे रक्षक बाज सैनिक तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। बाजद्वीप, बाज मानव। ओह, तो वो लाशें तुम्हारी नागरिकों की थी। कैसी लाशें? मैंने उन्हें अब लाशों के विषय में बताया और यह सुनकर बाजराज चिंतित हो गए। हमें बाजद्वीप पर मारे गए बाज मानवों के शवों के अंतिम संस्कार का अपना तरीका अब बदलना होगा, वरना कोई भी मानव हमारी तलाश शुरू करके हम तक पहुंच सकता है। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। इस पर बाजराज गंभीर स्वर में कह उठे, नवयुवक ग्रीस, हम शांति प्रिय हैं। यहाँ आने के बाद तुम्हारे सामने अब दो रास्ते हैं। या तो तुम हमारे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर हमेशा के लिए इस द्वीप पर रहने का निर्णय कर लो। किंतु बाजराज, वहाँ रहकर तुम्हें बचने की कोई राह सोच सकता था, मगर मौत के बाद मुझे भला क्या हासिल होना था? मैं वहीं रुक गया। मगर मेरा वहाँ रुकना बाजतांत्रिक चीला को नागवार गुजरा, जिसका पता मुझे उसी शाम लग गया। इस नौकाओं को प्रयोग से बाज मानव मछलियां पकड़ने के लिए करते होंगे। ठहरो। बाजराज के आदेश के बावजूद भी मैं तुम्हें यहाँ जीवित नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मानवों की धूर्तता के विषय में मैंने सुन रखा है। मेरा मापदंड तुम्हारी खाल को नोच डालेगा। उसके बाद मैं तुम्हें मछलियों के हवाले कर दूंगा। तांत्रिक चीला मौत बनकर मुझ पर झपट पड़ा। अपनी मदद मुझे खुद ही करनी थी। उस वक्त वहाँ कोई दूसरा बाज मानव मुझे मदद के लिए नहीं दिखाई पड़ा। मैंने नौका में से चंपू खींच लिया और चीला के शक्तिशाली प्रहार को रोका। इस जंग में या तो मैं मरूंगा या फिर तांत्रिक चीला। हाथ पैरों की लड़ाई में तो वह मुझसे ज़्यादा तेज ना निकला, क्योंकि मैं कॉलेज के टाइम में जूडो कराटे भी सीख चुका था। उस वक्त मुझे नौका में रखा हुआ शस्त्र दिखाई पड़ गया, जिसे उठाकर मैंने चीला की गर्दन पर भरपूर ताकत का वार करके उसकी गर्दन उड़ाई। लेकिन उसकी कटी गर्दन से खून ना निकलता देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं वापस जाने के लिए पलट गया, बिना उस ओर ध्यान दिए कि चीला का सिर अपने आप धड़ तक पहुंच गया था। अपने कटे सिर को अपने हाथों से उठाकर अपने धड़ पर रखने के बाद वह उस सुई की तरह एक बड़े कांटे और धागे से सिलता चला जा रहा था। थोड़ी देर में उसकी सिली हुई गर्दन पर सिलाई का एक भी निशान नहीं था और वह गर्दन यथा स्थान पर जुड़ चुकी थी। उसके बाद मौत अचानक ही मेरे सामने आ खड़ी। तुम्हारी गर्दन कैसे जुड़ गई? फिर उसके मुंह से आखिर निकल ही गया वह रहस्य। हम बाज मानव अमृत पीकर अमर हो चुके हैं, हमें कोई नहीं मार सकता। उसने बताया कि कैसे वे अपने सिर को जोड़कर ठीक हो गया। उसके बाद से खून से नहा गया मैं। मेरे होश अंधेरे को कूच कर रहे थे तभी चीले, या तुमने क्या किया? तुमने इस प्रकार प्रहार क्यों किया? मुझे लगा कि ये फरार होने की चेष्टा कर रहा है। वैसे भी एक मानव का यहाँ जिंदा रहना खतरनाक है बाजराज। नहीं, हम शांति प्रिय हैं। हम बाजद्वीप में अकारण किसी का खून नहीं बहा सकते। इसके घाव पर तुरंत ही अत्र लेप करना होगा, अन्यथा ये मर जाएगा। इसे उठाकर पवित्रा में लाओ। पवित्रा उनके देवता के मंदिर का नाम था, जहाँ ले जाकर मुझे अमृत का लेप किया गया, मगर मैं बेहोश बनकर चुपचाप पड़ा रहा। और आश्चर्य, अमृत का लेप के साथ ही मेरे घाव का दर्द तुरंत खत्म हो गया। आश्चर्यजनक चीज़ है ये। अगर ये मुझे मिल जाए तो दुनिया से मेरा नाम अमर और नाम का डंका बज उठेगा। पुजारी बाजपंज
इसे जैसे ही होश आ जाए हमारे पास ले आना। ठीक बाजराज। बाजराज चीला इत्यादि चले गए, मगर मेरे मन में एक तूफान खलबली मचाए हुए था। अमृत को पा लेने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। पुजारी इस समय आराधना में लीन है, यही अवसर है। मैंने पुजारी को बांधकर वहाँ से भाग निकलने का निश्चय किया। पुजारी को मार पाना तो संभव नहीं था। उसके बाद एक जोरदार प्रहार से मैंने उस बेहोशी की दुनिया में पहुँचा दिया। ये मर नहीं सकता मगर बेहोश तो हो सकता है। पुजारी के मुंह से चीख भी निकल ना पाई। अब मेरे सामने थी वो अद्भुत चीज़, यानी अमृत। मैंने देवता के हाथ से वह खड़क भी ले ली, क्योंकि मैं जानता था कि पवित्र के द्वार पर भी 2 अमर सैनिक से मेरा सामना होना है। मुझे मालूम था कि वो दोनों सैनिक भी जल्दी ही अपने सिरों को धड़ों से सिल लेंगे, और इतना ही समय था मेरे पास वहाँ से फरारी का, और मैं भाग निकला। उसके बाद अगर मैं पकड़ा जाता तो शायद मुझे मौत ही मिलती। विजयनगर तक जा पहुँचा। शुक्र है कि मैं बिना किसी खतरे के यहाँ आ पहुँचा। अपनी सफलता पर बुरी तरह से चमक रही थी मेरी आंखें। विजयनगर पहुँचने के बाद अब मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी उस अमृत को चखने की। इस अमृत को मानवों पर क्या प्रभाव होता है यह जानने बिना इसे चखना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जिस पर उस अमृत का प्रभाव देख पाता। चोर, और ऐसा आदमी मुझे मिल गया। ओह, तो ये बुरी तरह से घायल है। शायद लोगों ने इसे पीट डाला है। ठहरो, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना चाकू मार दूंगा। देवा चाकूबाज कहते हैं मुझे। तुम शायद सोने की चैन झपट कर भागे हो। कोई झपट मारे या चोर हो, मगर मुझे तुम्हारे धंधे से कोई मतलब नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें इस धंधे से धड़ल्ले से करने का लाइसेंस दे सकता हूँ। क्या बोला तू? हाँ, देखना चाहता है? मैंने उसके घाव पर अमृत मला, तब उसकी आंखों ने देखा वो चमत्कार। अरे ये क्या, इस शीशी में क्या भरा है जिसका पानी घाव पर मलते ही मेरे सारे घाव गायब हो गए? इसमें अमृत भरा है, इसे मैं तुम्हें पिलाना चाहता हूँ। अमृत तो तैयार हो गया। मैंने उसी बोतल के ढक्कन से भरकर उसमें अमृत मिलाया, मगर दूसरे ही पल वह उसके चाकू मेरे छाती से सटा दिया। अब तो चुपचाप अमृत की भरी बोतल मेरे हवाले कर दे, वरना चाकू तेरी अड़तियों के हवाले कर दूंगा। तुम गद्दारी पर उतर आए हो। उस विपरीत परिस्थितियों से निपटने का उस समय मेरे पास यही रास्ता था। मैं भाग पड़ा, मगर देवा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मैं उसके फेंके चाकुओं का शिकार बन गया। बोतल भी मेरे हाथों से छूटकर समुद्र में जा गिरी। वह यह सब कहते हुए गिरीश की सांसें तेजी के साथ चलने लगी थी। क्रोगल, उस चोर देवा को पकड़ा जाना जरूरी है। उसने अमृत पी लिया है। वो शहर में कुछ भी हंगामा कर सकता है। ओह, तो यह रहस्य था चाकुओं के। इतनी बार खाकर भी वो ढेर नहीं हुआ, मगर जब उसने अमृत पिया हुआ था तो फिर चाकुओं के प्रहारों से उसे दर्द क्यों हो रहा था? शायद उस वक्त तक अमृत का पूर्ण असर नहीं हुआ होगा और उसी दर्द से बचने के लिए देवा भाग निकला। कैप्टन का क्या हुआ? क्या क्रोगल उसे बचा पाई? देवा का क्या हुआ? क्या क्रोगल और देवा की टक्कर हो सकी? दोनों की टक्कर में कौन जीता? ये सब जानने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें इसका दूसरा भाग, विनाशदूत पार्ट 2। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।